द क्वेश्चन बुक कॉमिक सवाल पुस्तिका कॉमिक्स के हिंदी रूपांतर भाग 3 में आपका स्वागत है। बच्चों, सीबीएसई द्वारा लॉन्च की गई क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एनहांस करने के लिए बनाई गई इस पुस्तिका के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले 2 हिस्सों में हम इसकी पहले के पार्ट का जो है वो हिंदी रूपांतर कर चुके हैं। अब हम इतनी शक्ति हमें देना दाता इस सेगमेंट का जो है वो हिंदी रूपांतर आपके सामने करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं इस कॉमिक में 3 कैरेक्टर्स हैं। डेक्स्टन जो कि एक रोबोट है, सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। अंकिता एक लड़की है जो कि डेक्स्टन को जो है वो सब कुछ सिखाती है और सिखाती अंकित की मदद से है। तो अंकित जो है वो एक तीसरा कैरेक्टर है इस कॉमिक का। तो फर्स्ट सीन में जो डेक्स्टन है वो कहता है हे कैप्टन, अरे कप्तान को अपने वो सल्यूट करते हुए कहता है। उसके बाद अंकिता कहती है कि डाटा जो है वो नया सोना है, ये बहुत कीमती है और कीमती तब तक है जब तक हम इसमें से कोई अर्थ निकाल सकें, यानी निरर्थक डाटा किसी काम का नहीं। और अंकित कहता है बिल्कुल डेक्स्टन सचमुच ये सब कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है और सीख भी रहा है। तो डाटा जो है वो बहुत अलग अलग प्रकारों में आ सकता है, ऐसी अंकिता कहती है कि उसके बहुत अलग अलग प्रकार हैं। और जो अंकिता बताते हुए आगे कहती है इसके जैसे डाटा जो है वो तालिका के रूप में आ सकता है, ग्राफ के रूप में आ सकता है, शब्दों के रूप में, चित्रों के रूप में आ सकता है और डायग्राम्स के रूप में भी वो आ सकता है। इसके साथ ही अगले सीन में अंकिता ही कहती है कि चलो हम स्टार्ट करते हैं डाटा को, उस डाटा को देखते हैं हम सबसे पहले जो तालिका के रूप में अरेंज किया गया है। तो देखिए एक तालिका जो है वो यहाँ पर देते हैं और उस तालिका को देखते हुए अंकिता कहती है कि इस पूरी की पूरी तालिका में एक एंट्री जो है वो गलत है, तो वो कौन सी है वो फाइंड आउट करनी है। तो डेक्स्टन कहता है अगर हम हॉरिजॉन्टली जो है वो इसको जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें दूसरी जो पंक्ति है वहाँ पर समस्या नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो योग है यानी जोड़ है वो 223 होना चाहिए, लेकिन ये 232 किया गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सा अंक जो है वो गलत है। तो फिर इसमें डेक्स्टन की मदद करते हुए अंकित आगे कहता है कि वेल देन यू जस्ट डू अ वर्टिकल एडिशन एज वेल। तो फिर तुम्हें एक वर्टिकल एडिशन भी कर देना चाहिए। तो वर्टिकल एडिशन जब उसने किया है तो वो देख रहा है कि वहाँ पर भी जो जोड़ है वो 130 आया है बनस्पत 121 के, जो कि सही है। तो डेक्स्टन कहता है, वो डेक्स्टन से अंकित कहता है कि क्या होगी सही एंट्री, क्या तुम्हें कुछ पता लग रहा है? तो डेक्स्टन कहता है क्योंकि 130 जो है वो 119 121 से जो है वो 9 ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से 232 और 223 में भी 9 का ही अंतर है। तो वो कहता है क्यों ना 45 में से 9 कम करके यहाँ पर 36 जो है वो संख्या लिखी जाए तो ये सही हो जाएगा। अंकिता खुश होते हुए कहती है ये तो बहुत बढ़िया है डेक्स्टन, तुमने बहुत अच्छे से इसे किया। और अगले सीन में अंकित भी कहता है बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मैं शर्लॉक होम्स हूँ। शर्लॉक होम्स एक डिटेक्टिव का नाम है। तो जो है वो कहता है क्योंकि मैं हर समय जो है वो क्यूज़ ही ढूंढ रहा हूँ, सुराग ही ढूंढ रहा हूँ छुपी हुई जानकारी को हासिल करने का। तो इस चुटकुले पर जो है वो अंकिता ज़ोर ज़ोर से हंस देती है। हालांकि डेक्स्टन कहता है मुझे तो इंसानी चुटकुले समझ नहीं आते, लेकिन मुझे आपको सुनकर यही लग रहा है कि डेक्स्टन कोई ना कोई डिटेक्टिव ही होगा। तो अब अंकिता आगे बढ़ते हुए कहती है चलो अब ग्राफ के रूप में भी डाटा को एक बार हम देख लेते हैं। तो ग्राफ में इस तरीके का ग्राफ जो दिखाती है अंकिता, वो कहती है कि क्या अंतर रहेगा अधिकतम और न्यूनतम औसत तापमान में। ये जो ग्राफ डाटा है इसके आधार पर। तो देखिए सबसे पहले अंकित कहता है इसके लिए तो हमें अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। और अब अंकिता कहती है कि हम किस प्रकार से इस समस्या का हल जो है वो करेंगे। अंकित कहता है सबसे पहले हमें न्यूनतम तापमान देखना पड़ेगा, न्यूनतम औसत तापमान। और डेक्स्टन जोड़ते हुए कहता है और उसे फिर घटाना पड़ेगा अधिकतम में से। तो दोनों खुश होते हुए कहते हैं यस, हमें आप पर गर्व है डेक्स्टन, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से सीख रहे हो। और जो अंकित है वो ये ढूंढ लेता है कि सबसे अधिकतम जो तापमान है औसत वो है 34 डिग्री अप्रैल का। तो इसी प्रकार से डेक्स्टन भी ढूंढ लेता है सबसे न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दिसंबर महीने का।
अब दोनों का जो आंसर है वो 20 है, क्योंकि उसका जो अंतर है वो अंकित ने निकाल दिया है। अब डेक्स्टन कहता है ये तो ठीक है, मैंने तालिका के रूप में भी देख लिया, ग्राफिकल डाटा भी देख लिया, आप शब्दों के रूप में भी डाटा की बात कर रहे थे, तो वो कैसा डाटा होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। अब अंकिता कहती है ठीक है, मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ, उससे तुम बहुत कुछ समझ पाओगे। वो कहती है कि एक इंटर स्कूल हॉकी कंपटीशन होता है, नॉकआउट कंपटीशन, जिसमें 32 टीमें शुरू में हिस्सा लेती हैं और टीमें जो हैं वो ड्रॉ कर रही हैं हर एक मैच को, ठीक है। और इससे पहले कि वो जीतें, वो ये जो सिलसिला है वो तब तक चला है जब तक टीम अगले राउंड तक नहीं पहुंच जाती, और ये रिपीट हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, जब तक कि 2 टीमें नहीं अंत में बची हैं जिन्होंने फाइनल मैच खेला है, और उसके बाद जो फाइनल जीता उसने कप भी हासिल किया है। अब उसने कहा मैच के 2 हिस्से हैं 20-20 मिनट के, तो इसका मतलब ये हुआ कि टीम लेवल पर जो नॉर्मल प्ले जो है उसमें 2 एक्स्ट्रा 10 मिनट के पीरियड जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो जिन जिन टीम्स ने ड्रॉ किया उनका डिसीजन कहाँ पर जाकर हुआ, या तो 10 मिनट के एक्स्ट्रा प्ले में, और जिनका उसमें भी नहीं हुआ वो शूट आउट में हुआ है, जो पेनल्टी शूट आउट है उसमें हुआ है, तो उसमें जो है विनर का निश्चय हुआ है। तो हाई स्कूल जो है वो इवेंचुअली कब नॉकआउट होता है, सेमीफाइनल्स में जाके, विदाउट एक्स्ट्रा टाइम। सेमीफाइनल में उसने एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया है, तो अब वन ऑफ द अर्लियर राउंड्स दे हैड टू प्ले द 2 एक्स्ट्रा पीरियड्स बिफोर दे वॉन। अब और उससे पहले के एक मैच में उन्हें 2 अतिरिक्त बार समय दो बार लेना पड़ा जीतने के लिए। तो अब प्रश्न इसमें यह है, ये शब्दों का जो डाटा है इसमें, ये कितना समय हाई स्कूल जो है वो खेला है नॉकडाउन होने से पहले। अब समस्या थोड़ी सी पेचीदी है, तो अंकिता कहती है भले ही ये देखने में पेचीदगी भरी हुई और कठिनाई से भरी हुई लग रही है शुरू में, लेकिन ये जब हम इसके नोट्स बनाएंगे तो बहुत आसान लगेगी। अंकित वैसा ही करता है, नोट्स बनाता है तो सबसे पहले कहता है कि नॉकआउट टीम्स में 32 टीमें हैं। डेक्स्टन भी कहता है यस, शुरुआत में 32 टीमें हैं। आगे अंकित कहता है देयर आर टीम्स आर ड्रॉन बाय लॉट्स टू प्ले ईच अदर एंड द विनर, वही की वही जो टीमें हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ड्रॉ कर रही हैं। वो तब तक ऐसा हो रहा है जब तक कि कोई विनर नहीं बन जाता और अगले राउंड में चला नहीं जाता। तो ये रिपीट कब तक हो रहा है, जब तक 2 टीमें अंत में नहीं बच गई और उनमें से एक ने कप नहीं जीत लिया। तो डेक्स्टन सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते हुए नोट्स बनाता है कि टीम्स जो है वो प्ले विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, और कब तक, जब तक 2 टीमें अंत में बचती नहीं है फाइनल के लिए। अब इसी बात पर आगे चलते हुए जो डेक्स्टन है वो कहता है, आप देख रहे हैं मैचेस जो हैं उसके 2 हिस्से होते हैं 20 मिनट के, ठीक है। तो इसका मतलब टीम लेवल पर जो टीम्स हैं उन्होंने वो 2 एक्स्ट्रा टाइम लिए हैं 10 मिनट के, यानी कि नॉर्मल मैच 40 मिनट का रहेगा, और अगर जो है वो 10 मिनट और 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी उसमें रहेगा। डेक्स्टन ये नोट बनाता है। आगे इफ़ इट इज़ स्टिल अ ड्रॉ, और उसके बाद भी ड्रॉ होता है तो उन्हें पेनल्टी शूट्स जो है वो लेने पड़ेंगे गोल्स के, और तब विनर जो है वो डिसाइड होगा। अब सेमीफाइनल में जाकर के जो है वो हाई स्कूल नॉकआउट हुआ है, यानी कि हाई स्कूल तक वो सेमीफाइनल्स तक वो खेला है। तो अब उसे पहले एक राउंड में क्या है एक्स्ट्रा समय भी लेना पड़ा था, तो वो कितने का होगा, वो 20 मिनट का रहा होगा। अब इस पर अंकिता कहती है सी व्हेन यू रीड इट केयरफुली, देखो जब तुमने इसे ध्यान से पढ़ा तो कितनी आसान ये समस्या लगी। और अंकित भी कहता है बिल्कुल सही बात है, तुमने सही कहा, जब हमने इसे एक एक तोड़ तोड़ के उसे पढ़ा तो बहुत वो आसान हमें लगी। और डेक्स्टन कहता है कि इस तरीके से जो समस्या है वो बहुत आसान हो गई है सच में। तो अंकित भी कहता है बिल्कुल, तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि कितने मैचेस जो है वो खेले हैं हाई स्कूल ने। तो देखो पहले राउंड में 32 टीमें थी, उसके बाद 16 टीमें बची, 8 टीमें और 4 टीमें, और फिर जाके 2 टीमें, यानी कि 1 2 3 4 बार जो मैचेस हुए हैं, तो 4 मैच जो है वो खेले होंगे उसने नॉकआउट होने से पहले, यानी 40-40 मिनट का समय हर मैच में यदि हम लेके चलें तो डेक्स्टन के अकॉर्डिंग 160 मिनट हो गए। और उसने क्योंकि 2 एक्स्ट्रा टाइम भी लिए हैं 10-10 मिनट के, तो 160 जमा 20 180 या 3 घंटे का समय उसने लिया है, ये स्पष्ट हो गया।
तो अंकिता भी बिल्कुल खुशी से कहती है ये बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। और एक कार्डिनल रूल भी है जिसमें हमेशा कहा गया है कि समस्या को ब्रेक कीजिए छोटी छोटी समस्याओं में और उनको स्टेप बाय स्टेप समझिए, और इस प्रकार से आप सभी उसका जो समअप है उसको कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। तो अंकित कहता है ठीक है, अब ये भी हो गया, तो अब क्यों ना आप में चित्रात्मक यानी पिक्टोरियल जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो यस अंकिता, लेट्स टेक दिस वन मैच अप। तो हाँ बोला इसको भी करके देखते हैं। तो वो बोला बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें उसको हम अगला बताती हूँ। वो उसके सामने एक पैटर्न रखती है। वो कहती है यहाँ 24 इंडिविजुअल टाइल्स हैं जिनकी अलग अलग प्रिंटिंग है। तो हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द ओवरऑल पैटर्न। तो हमें बोला कितनी अलग अलग प्रकार की टाइल्स जो चाहिए होंगी एक ओवरऑल पैटर्न बनाने के लिए। तो अंकिता कहती है यू विल हैव टू थिंक इन स्टेप्स, तुम्हें स्टेप्स में सोचना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ टाइल्स हैं दैट कैन प्रोबेबली बी रोटेटेड एंड यूज्ड। यहाँ कुछ टाइल्स को हम रोटेट करके भी यूज जो है वो कर सकते हैं। अंकित कहता है इस बात पर कि यस द प्रोसीजर इज़ टू एलिमिनेट टाइल्स वन बाय वन। वो कहता है जी हाँ, इसमें प्रोसीजर है टाइल को वन बाय वन एलिमिनेट करने का। और नथिंग ईच टाइम इफ़ अ न्यू टाइल कैन बी यूज्ड फॉर अ न्यू टाइल इज़ नीडेड। तो बोला जब न्यू टाइल चाहिए होगी तब हम न्यू टाइल भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहता है सबसे पहले पहली टाइल से देखते हैं, ये बहुत यूनिक रहेगा ये करना। फिर वो दूसरी टाइल को देखते हैं। तो अब जो टाइल है वो उसको उसके बाद वी कैन यूज़ द पैटर्न इन सेकंड टाइल टू मेक द थर्ड टाइल, सो वी विल क्रॉस इट। तो वो उसको क्रॉस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एरो के द्वारा भी। जो दूसरे स्थान की है उसे तीसरे स्थान पे ला रहे हैं, और जो चौथे स्थान की टाइल है इसको हम पहले स्थान पे जो है वो लेकर के आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो पैटर्न है वो बन गया है। तो ये 3 पैटर्न्स जो है वो यहाँ पर मिले हैं 24 टाइल्स को एक ही तरीके का बनाने के लिए। तो अंकित कहता है ये बहुत मज़ेदार था और सच में बहुत अच्छे से हमने इसे किया। अंकिता भी हंसते हुए कहती है बिल्कुल, अगली बार तुम दोनों ट्राई करना इस तरीके से डायग्राम बनाने की। बोला तुम्हारे पास क्या और भी कोई तरीका है डायग्राम इंफॉर्मेशन का। तो वो कहती है हाँ है तो है, अब देखते हैं वो क्या है। तो उसने कहा कि मैं देखिए ये बता रही है एक समस्या है कि मैं रहती हूँ, बोला आई लिव इन चौकोर पार्क। ये जो पार्क है आप देख पा रहे होंगे, चौकोर पार्क में रहती हूँ और मैं जाना चाहती हूँ अपने दोस्त के घर में जो कि डीर पार्क में रहता है। और मैं साधारणतः कहाँ से जाती हूँ, आई नॉर्मली गो बाय फ्रेंडशिप पार्क। मैं कहाँ से जाती हूँ, फ्रेंडशिप पार्क से जाती हूँ। बट अब मुझे पता चला है कि जो रोड है वो फ्रेंडशिप पार्क और डीर पार्क के बीच में ब्लॉक हो गई है एक एक्सीडेंट की वजह से। तो हाउ मच विल दिस ऐड टू माई जर्नी, तो कितना जो है वो मेरी यात्रा अब और भी बढ़ जाएगी। तो देखो अब आप देख पा रहे हैं चित्र में ये सारा डायग्राम में दिया हुआ है कितने किलोमीटर कौन है, कितने किलोमीटर क्या है। तो अब डेक्सटन भी ये सब पढ़ के कहता है वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ नॉर्मल रूट, देन वी हैव टू कंसीडर द अल्टरनेटिव रूट। यानी जो नॉर्मल रास्ता था पहले उसकी लेंथ को हम गिनेंगे, फिर जो हमने नया रास्ता बनाया उसकी लेंथ को हम गिनेंगे। तो जो नॉर्मली ये जर्नी थी वो 20 किलोमीटर की थी। तो अगर रोड जो है बोला वो हो गई है तो कहाँ से जाना पड़ेगा, फिर टिकोना पार्क के बीच से होते हुए जाना पड़ेगा। देखिए सबसे ऊपर है टिकोना पार्क, ठीक है। तो अब टिकोना पार्क से होते हुए जाना पड़ेगा। तो सो द रूट इज चौकोर पार्क टिकोना पार्क टू डियर पार्क। वो तो अब क्या हो जाएगा 12 + 16 28 किलोमीटर। तो कितने 8 किलोमीटर जो है वो इसमें जुड़ जाएंगे। तो अंकिता कहती है बिल्कुल सही, ब्रिलियंट, तुमने बहुत अच्छे से किया है। और पीछे वो कैलकुलेट भी कर रहा है अंकित। तो दैट वाज क्वाइट अ जर्नी, आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। बोला ये बहुत बेहतरीन यात्रा रही और मैं अब अगली समस्या के लिए अभी से ही सोच रहा हूँ। तो बोला ठीक है मैं तुम्हें करती हूँ, आई एम सो ईगर टू लर्न मोर। अभी डेक्सटन भी और ज़्यादा सीखना चाहता है। देन लेट्स स्टार्ट सम स्पेटियल रीजनिंग। तो अब अगली रीजनिंग की ओर वो जाएंगे जो कि स्पेटियल रीजनिंग होगी, जिसका नाम होगा गिव मी सम स्पेस। तो अगले सीरीज में इसके अगला जो पार्ट होगा उसमें हम इसका रूपांतर करेंगे। तो बच्चों के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं बहुत अच्छी है ये बुक, इसको आप ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच।